अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर सलमान है और मैं एक क्वालिफ़ाइड हार्ट सर्जन हूँ। मैं पिछले 6 साल से यूनाइटेड किंगडम में मुक़ीम हूँ और मैं यूट्यूब के थ्रू एजुकेशनल वीडियोज़ बनाता हूँ जिसमें मैं आजकल डायबिटीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि पब्लिक एजुकेशन को इम्प्रूव किया जा सके और लोग अपनी हेल्थ का कंट्रोल खुद सँभाल लें और जो डॉक्टर की एडवाइस है उस पर ज़्यादा अच्छे तरीके से अमल कर सकें। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो उसका टॉपिक रिलेटेड है डायबिटीज़ को कंट्रोल करना या रिवर्स करना। रिवर्स करने की आपने बहुत सारी वीडियोज़ देखी होंगी और बहुत सारी आजकल हू-हा चल रही है यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि ये वाक़ई दुरुस्त बात है और बहुत अच्छे तरीके से अगर आप अपनी लाइफ़स्टाइल, डाइट और अपनी हेल्थ को मैनेज करें, तो आप इंसुलिन से या डायबिटीज़ की दवाइयों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये बात समझने की ज़रूरत है कि 2 तरह की डायबिटीज़ होती है जिसको शुगर आम ज़ुबान में कहा जाता है, टाइप 1 और टाइप 2 जो आम तौर पर लोगों को ज़्यादा उम्र में या ज़्यादा वज़न की वजह से होती है, उसको टाइप 2 डायबिटीज़ कहा जाता है, जिसमें इंसुलिन की प्रोडक्शन आपकी बॉडी की डिमांड से कम हो जाती है और वो बैलेंस आउट हो जाता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि इंसुलिन का फ़ंक्शन क्या है। इंसुलिन जो है वो हमारे खून में से ग्लूकोज़ को निकाल कर तो हमारे लिवर में या मसल्स में या बॉडी में फ़ैट की शक्ल में उसको स्टोर कर देती है। तो इस तरह से खून में एक मिकदार जो ग्लूकोज़ की है वो मेंटेन रहती है, वो ज़्यादा नहीं होती। तो जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तो वो ग्लूकोज़ में कन्वर्ट होता है उसका पार्ट और वो ग्लूकोज़ जो है वो ब्लड में जाता है और उसको फिर ब्लड से निकाल के स्टोरेज में जब ज़रूरत पड़े उस वक़्त इस्तेमाल के लिए अवेलेबल हो जाए, वो जो है काम है वो असल में इंसुलिन का है। तो यहाँ पर जो बैलेंस है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है इंसुलिन की मिकदार और उसके ऊपर जो लोड दिया जा रहा है ग्लूकोज़ का, उसके दरमियान बैलेंस की बात है। तो टाइप 2 में ये बैलेंस आउट हो जाता है। जबकि टाइप 1 जो है वो छोटे बच्चों से ही छोटी उम्र से ही स्टार्ट हो जाती है और उसमें इंसुलिन ही नहीं बनती। तो वो उसको कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस क्योंकि उसमें दवाइयों से कुछ नहीं हो सकता, उसमें इंसुलिन ही इंजेक्ट करनी पड़ेगी जिससे कि ग्लूकोज़ की मिकदार को रेगुलेट किया जाएगा बॉडी में। तो वो टाइप 1 है। हम जो बात कर रहे हैं, हम टाइप 2 की बात कर रहे हैं। टाइप 2 को रिवर्स किया जा सकता है क्योंकि इसमें इंसुलिन थोड़ी बहुत बन तो रही होती है लेकिन उतनी नहीं होती जितनी कि हमारा ग्लूकोज का लोड है या जितनी रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए अब अगर आप अपने ग्लूकोज के लोड को या रिक्वायरमेंट को जितनी आपकी बॉडी में इंसुलिन है उससे कम में ले जाते हैं, यानी इंसुलिन जो है वो उसके लिए काफ़ी हो जाए, तो ये आपकी रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ हो गया और आपकी मेडिसिन से जान छूट जाएगी। मेडिसिन्स का काम ये है कि हमारे जो लबलबा है पैंक्रियाज उसमें से इंसुलिन को ज़्यादा प्रोड्यूस करवाना ताकि इसको ग्लूकोज के लोड को हैंडल किया जा सके। तो जब आपका लोड ही कम हो गया तो ऑटोमेटिकली आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं रहेगी या एक्सटर्नली इंसुलिन लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसकी मिसाल बिल्कुल इसी तरह से है जैसे कि हमारे अखराजात होते हैं और इनकम होती है। तो 2 तरीके हैं जी, एक तो ये तरीका है कि आप अपनी इनकम को बढ़ा लें ताकि वो सारे अखराजात को कवर कर ले और दूसरा तरीका ये है कि आप अपने अखराजात को मॉडिफ़ाई करें और उसमें से गैर ज़रूरी चीज़ों को निकाल दें और उनको जो आपके टोटल एक्सपेंसेस हैं उनको अपनी इनकम के अंदर ले आएँ, तो ऑटोमेटिकली आपका जो बैलेंस है वो स्ट्राइक हो जाएगा और आपके पैसे जो हैं वो महीने के एंड तक पूरे हो जाएँगे। तो इसी तरह दिन के एंड तक आपकी इंसुलिन पूरी हो जाएगी अगर आप अपना ग्लूकोज़ का लोड जो है उसको कंट्रोल कर लेते हैं। अब आ जाते हैं हम इसको प्रैक्टिकल स्टेप्स की तरफ कि आपने ये करना कैसे है। इसमें 3 जो हैं उसमें कैटेगरीज़ में या 3 सेक्शंस में मैंने इसको डिवाइड कर लिया है। तो सबसे पहला ये है कि आपने अपनी डाइटरी मॉडिफ़िकेशन करनी है और आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या खा सकते हैं और आप कितना खा सकते हैं। दूसरा जो है वो है वेट रिडक्शन, यानी आपने अपना वज़न कम करना है और तीसरा जो है वो है एक्सरसाइज़। तो हम इन तीनों चीज़ों को इन डिटेल जो है अब डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि ये इसको करने के तरीके क्या हैं। तो डाइट प्लान बनाने में जनाब सबसे पहले ये है कि वो ग़ज़ा जो कि ग्लूकोज़ ज़्यादा बनाती है,
उससे आपने परहेज़ करना है। और इस तरह की ग़िज़ा जो कि ग्लूकोज़ लेवल को स्पाइक्स नहीं देती हमारी बॉडी में, बल्कि न्यूट्रिशियस है और उसमें से प्रोटीन और हेल्थी फैट्स और दूसरी चीज़ें जो हैं वो हमें मिल रही हैं, और वो बहुत ज़्यादा खून में ब्लड के स्पाइक्स जो हैं ग्लूकोज़ के वो नहीं बनाती, तो वो वाली ग़िज़ाओं को हमने शामिल करना है। इस सारे प्रोसेस में सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आपने वो ग़िज़ाएँ ढूँढनी हैं जो कि आपको पसंद हैं। क्योंकि अगर आप वो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं जो कि हेल्दी हैं लेकिन आपको पसंद नहीं, या आप उनके यूज़्ड टू नहीं हैं, तो उसके साथ स्टिक करना जो है वो ज़रा मुश्किल सा काम हो जाता है। तो यहाँ पर जो है वो आपका मुआलिज, डॉक्टर या आपका डायटीशियन जो है उसका रोल आता है, क्योंकि आप उनको ये बता सकते हैं कि मुझे ये चीज़ें जो हैं, ये फ़लाँ सब्ज़ी जो है वो मुझे पसंद है और ये चीज़ें जो हैं वो मैं नहीं खाता। तो वो उस हिसाब से आपको जो उसमें से हेल्दी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होंगे वो आपको सिलेक्ट करके बता देंगे, और उसका पोर्शन भी बता देंगे कि आपने किस तरह से कितना खाना है और कैसे लेके चलना है। और अगर आप इसके प्रिंसिपल्स को और उसूलों को समझ लेते हैं, तो फिर कोई और आपको ये डिक्टेट करे कि आज आपने ये खाना है और ये नहीं खाना है, उससे ज़्यादा बेहतर ये हो जाएगा कि आप खुद अपने लिए ये डिसाइड कर सकेंगे कि मैं क्या खा सकता हूँ या खा सकती हूँ और क्या नहीं खा सकता हूँ या खा सकती हूँ। तो डाइट में जनाब आपने हाई कार्ब्स वाली जो वेजिटेबल्स हैं, जो फ्रूट्स हैं, उनसे परहेज़ करना है। जो जूसेस होते हैं, चाहे वो भले फ्रेश जूसेस हैं, वो उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है या जो उसमें जो ग्लूकोज़ है वो फ़ौरन से रेडिली अवेलेबल हो जाता है। तो आपने उन सब चीज़ों से परहेज़ करना है। जबकि कॉलीफ्लावर जैसे जिसको कहते हैं फूल गोभी, ब्रिंजल जो है, टमाटोज़ हैं, जिनको टमाटर है जो वो ये इस तरह की सब्जियां हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स रिलेटिवली लो होता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो इस सारे हमारे मील प्लान में चलता है रोटी और चावल। क्योंकि रोटी और चावल जो है वो पाकिस्तान में हमारी स्टेपल डाइट है, जो कि हम जब तक हमारे सालन के साथ या हमारे खाने में पोर्शन एक रोटी का या चावल का ऐड ना हो, तो हमें ऐसे लगता है कि हमने खाना ही नहीं खाया है। तो उस चीज़ को मॉडिफाई करना, क्योंकि रोटी जो है वो भी कार्ब्स है और चावल जो हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और ये दोनों जो हैं वो हमारे बॉडी में ब्लड शुगर को बढ़ाते हैं। तो इसका हल ये है कि उसकी क्वांटिटी को कम कर दिया जाए, मल्टीग्रेन रोटी इस्तेमाल की जाए, चोकर वाला आटा इस्तेमाल कर लिया जाए, क्योंकि जो फाइबर है वो उसकी मिकदार हमारी बॉडी में ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन कर देती है। तो इसीलिए अगर आप देखें तो जूस जो है उससे फ्रेश फ्रूट खाना बेहतर इसीलिए है क्योंकि उसमें आपके साथ फाइबर भी आप इंटेक कर रहे हैं, और वो उसकी एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन कर देता है और उस तरह से स्पाइक्स नहीं आती। तो आप अपनी रोटी का पोर्शन जो है उसको कम कर दें, उसमें मल्टीग्रेन रोटी इस्तेमाल करें। मल्टीग्रेन से मुराद ये है कि गंदम, जौ और बाजरा और मुख्तलिफ जो भी आप ग्रेन्स जो आपको कॉम्बिनेशन पसंद है वो कॉम्बिनेशन बना के उसका आटा पीस लें और उसकी रोटी खाएं। उसका साइज़ छोटा कर दें, पोर्शन कम कर दें। आप एक रोटी दिन के टाइम ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, आप हाफ रोटी लंच में कर लें, और आप रात के डिनर में से रोटी को स्किप कर दें। इसी तरह अगर आपको चावल बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो चावल जो हैं वो 20 से 30 टेबल स्पून्स तक जो है वो आप मैक्सिमम जो है इस्तेमाल कर सकते हैं एक दिन में। इसके लिए मैं ऐसे कहूँगा कि आप समझें कि 1 क्वार्टर ऑफ द प्लेट आपके जो चावल हैं वो कवर कर लें, और बाकी जो हाफ प्लेट है वो आपके सैलड्स होने चाहिए, जिसमें खीरा जो है वो बहुत अच्छा है, जैसे मैंने टमाटर का ज़िक्र किया। प्याज जो हैं उनके ऊपर आप लेमन डाल लें, लेमन भी जो है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना ज़्यादा नहीं है, वो स्पाइक्स नहीं लेके आता है। तो इस किस्म का आप सैलड जो आपको पसंद है, ऑलिव्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सैलड से आप अपनी हाफ प्लेट फिल करेंगे। और जो लास्ट क्वार्टर रह जाता है उसमें आपने प्रोटीन्स और हेल्थी फैट्स को ऐड करने की कोशिश करनी है, जिसमें प्रोटीन्स जो हैं उसका सबसे अच्छा सोर्स जो है वो गोश्त है। गोश्त में चिकन और जो फिश है वो वाइट मीट है वो अच्छा होता है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल्दो कि आप बीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अभी मैं उसके बारे में भी बताता हूँ आपको कि उसमें हेल्थी फैट्स होते हैं, और अगर आप उसको मॉडरेट क्वांटिटी में हफ्ते में 1 से 2 दिन तक इस्तेमाल करें तो उसकी बिल्कुल भी इजाज़त है और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि वो आपके लिए हेल्थी है। फिश में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप उसको पका किस तरह से रहे हैं। अगर वो डीप फ्राई हुई है या उसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा दिए गए हैं या कोटिंग लगा दी गई है जिसमें अगेन कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हैं, तो फिर वो हेल्थी नहीं रहेगी। जो बेस्ट तरीका है फ़िश का वो ये है कि ओवन में या एयर फ्रायर में ग्रिल कर ली जाए, या उसका आप सालन बना लें जिसमें आपने
ज़्यादा घी या ऑयल नहीं डाला हुआ, तो वो एक उसकी हेल्थी फॉर्म है। तो 1/4 ऑफ द प्लेट आपकी जो है वो प्रोटीन्स हो जाएंगी। अगर किसी के पास इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, अफोर्डेबिलिटी रीज़न है, या वैसे ही डाइटरी प्रेफरेंसेस होती हैं जिसमें लोग वेजिटेरियन होते हैं या वीगन होते हैं, तो वो दालों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे उनको प्रोटीन्स मिलेंगी। इसके अलावा वो उसमें नट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पीनट्स ऐड कर सकते हैं, आमंड्स ऐड कर सकते हैं, अपनी जो वेजिटेबल की जो करी बनेगी या जो सालन बनेगा उसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करके हेल्थी फैट्स, जिनको हम ओमेगा 3 फैट्स कहते हैं, और इसके अलावा प्रोटीन्स, उनको वो ऐड किया जा सकता है। तो इस तरीके से आपने अपना डाइट प्लान करना है। और ये तो हो गया कि कंटेंट्स क्या होने चाहिए। अब आप इसको कितनी दफ़ा दिन में लेंगे और किस तरह से फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे, तो एज आई सेड कि ब्रेकफास्ट जो है वो बादशाहों वाला होना चाहिए, यानी वो सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि आपकी एक्टिविटी जो है उसके बाद चलती रहनी है। तो ब्रेकफास्ट में मैं कहूँगा कि अगर आप रोटी ले रहे हैं तो एक रोटी ले लें, और इसके साथ आप एग्स ले सकते हैं, आप कोई भी सालन ले सकते हैं और इसको खा सकते हैं। सेकंड जो आपका मील आएगा वो लंच के टाइम में आएगा, उसमें आप हाफ रोटी तक लें, और चावल भी लिए जा सकते हैं जैसा कि मैंने बताया, और इसी तरह से आपने अपनी प्लेट फॉर्मुलेट करनी है। और डिनर में जो है वो मैं कहूँगा कि आप एग्स ले लें या सिर्फ चिकन का स्टेक ले लें जिसको आपने बारबेक्यू कर लिया हुआ है, ग्रिल कर लिया हुआ है, या जस्ट सेक लिया हुआ है और वो अच्छे से पक गया हुआ है, और उसके साथ अपना सैलड जो है वो इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा मैं सेपरेट वीडियो में ये भी बता दूंगा कि मुख्तलिफ तरह के जो सैलड्स हैं उसमें क्या क्या ऐड हो सकता है और वो किस तरह से मज़ीद हेल्थी और डिलीशियस बनाए जा सकते हैं। तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। तो ये हो गया आपका जनाब डाइट प्लान। कुछ लोगों की प्रेफरेंस ये होती है कि वो दिन में 2 दफ़ा खाना खाते हैं, कुछ लोगों की प्रेफरेंस होती है वो दिन में 3 दफ़ा खाते हैं, कुछ लोग जो हैं वो बार-बार खाना खाना पसंद करते हैं। तो इसमें आप स्नैक्स भी ऐड कर सकते हैं। तो वो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपका इंडिविजुअल प्लान जो है वो क्रिएट किया जाएगा बाय द डाइटिशियन, या अगर आप प्रिंसिपल समझते हैं तो आप अपने लिए टोटल कैलोरीज से कि आपने इतनी कैलोरीज इस्तेमाल करनी है उसके अंदर उनको डिवाइड कर लें और मुख्तलिफ स्नैक्स बेशक 4-5 दफ़ा बनाएं, तो इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इसमें ये बात ज़रूरी है कि आपका जो है 12 आवर्स का एक फास्टिंग पीरियड जो रात को सोते वक्त होता है वो ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि वो एक मेटाबॉलिक रेस्ट का टाइम है और उसमें रिपेयर चल रहा होता है बॉडी में। तो एक इस तरह का आपने अपना शेड्यूल बनाना है जिसमें आप सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले तक खाना पीना जो आपने करना है वो आप कर लें, और उसके बाद आपकी एक्टिविटी चलती रहेगी और देन यू गो टू योर बेड। तो ये हो गया जी डाइट। सेकंड जो है वो वेट रिडक्शन आ जाता है। वेट जो है वो बहुत ज़रूरी है जी, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि जब खास तौर पे ये बच्चों में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वेट, जब दवाई दी जा रही होती है तो वो वेट डॉक्टर आपसे पूछता है, या वेट का जो है उसको बच्चे का वेट चेक करता है, क्योंकि जितना वेट होगा उसी हिसाब से हमें क्वांटिटी चाहिए होगी किसी भी चीज़ की, चाहे वो दवाई है चाहे वो इंसुलिन है। तो अब अगर हमारा वेट जो है वो ज़्यादा है, अगर 100 किलो है, 120 किलो है, तो उसके लिए ज़्यादा इंसुलिन चाहिए, और अगर वेट जो है वो 60 किलो है तो उसके लिए कम इंसुलिन चाहिए। सिंपल प्रिंसिपल है। तो हमने बात की थी कि इंसुलिन की प्रोडक्शन चूंकि कम हो गई हुई है तो हमने उसकी डिमांड को भी कम करके लेके आना है, तो उसमें वेट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, कि इंसुलिन जो बन भी रही है वो भी इतना इफेक्टिव नहीं है अपना काम करने में, क्योंकि वेट और फैट ज़्यादा है बॉडी में, तो उसको भी कम करता है। तो वेट कम करने से आपको डबल फ़ायदा होगा इन अ वे कि आपकी एक तो रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी और दूसरा ये कि इंसुलिन रेजिस्टेंस भी ठीक हो जाएगी। तो आप 1 किलो वज़न कम कर रहे हैं और वो आपको डुअल फ़ायदा दे रहा है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आपका जितना वेट है इस वक़्त, आपने टारगेट ये रखना है कि उसका 10% कम करना है। अगर किसी का वज़न 100 किलो है तो उसने टारगेट पहला सेट करना है कि मैंने इसको 90 पर लेके आना है। और वो भी इसी तरह से होगा अगर आप अपनी डाइट ठीक तरीके से प्लान कर रहे हैं और डाइट ठीक तरीके से ले रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपकी जो इनटेक है, यानी जो आप खा रहे हैं उसकी कैलोरीज और जो आप बर्न कर रहे हैं वो वाली कैलोरीज का बैलेंस जब आप आउट कर देंगे, बर्न वाली ज़्यादा हो जाएंगी और इनटेक वाली कम हो जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली वेट लूज होना शुरू हो जाएगा। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि कोई बंदा जो है वो ठीक तरीके से एक्सरसाइज कर रहा है और ठीक तरीके से अपनी डाइट प्लान कर रहा है और उसका वेट लूज ना हो। ये पॉसिबल नहीं है। अगर वेट लूज नहीं हो रहा तो कहीं ना कुछ ना कुछ ज़रूर गड़बड़ है, या एक्सरसाइज में गड़बड़ है या डाइट में गड़बड़ है।
तो वेट रिडक्शन इज़ द सेकंड पिलर मैं कहूँगा इसका डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए। और थर्ड में जो कि हमने बार बार बात की, डाइट करते वक्त भी बात की और वेट रिडक्शन के वक्त भी बात की, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जो है वो एक तो नंबर वन आपकी जो कैलोरीज बर्न है या कैलोरीज यूजेज है उसको बढ़ाएगी, तो बैलेंस जो है वो आपकी फेवर में जाएगा वेट रिडक्शन के लिए। सेकंड नंबर पे ये है कि ये ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करती है एक्सरसाइज। थर्ड नंबर पर ये है कि ये ग्लूकोज को मसल्स में अपटेक को बढ़ाती है और वहाँ पर ग्लूकोज इस्तेमाल होता है और आपके मसल्स जो हैं वो डेवलप होते हैं और फैट जो है वो कम होता है, क्योंकि हमें फैट नहीं चाहिए, हमें मसल्स चाहिए, क्योंकि वो फंक्शनल यूनिट्स हैं हमारी बॉडी के। फैट्स तो बोझ है जो कि एक स्टोरेज के तौर पे तो जाहिर है हम इसको लेंगे कि जी न्यूट्रिशनल स्टोरेज मौजूद है या एनर्जी स्टोरेज रिजर्व मौजूद है, न्यूट्रिशनल नहीं कहूँगा इसको मैं। तो ये उस तौर पे तो अगर कि खुदा न खास्ता कोई बीमार हो गया तो उसमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए बॉडी को, तो वो फैट से इस्तेमाल हो सकती है। बट जो एवरी डे डे टू डे लाइफ है आपकी, उसमें आपको मसल्स आपके जो हैं वो स्ट्रेंथ देते हैं और आप एक्टिव रहते हैं। तो एक्सरसाइज में जनाब जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो हफ्ते में 3 से 4 दिन आपने 40 to 45 मिनट्स एक्सरसाइज, जिसको कहेंगे वॉक करना, मिनिमम जो है रिक्वायरमेंट वो आपकी वॉक से भी पूरी हो सकती है, क्योंकि दो तरह की एक्सरसाइजेज होती हैं, एरोबिक एक्सरसाइजेज होती हैं और जो रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज होती हैं। तो मैं कहूँगा कि आप एरोबिक एक्सरसाइज से शुरू करें, क्योंकि वो आपकी बॉडी में पॉजिटिव इफेक्ट्स पैदा करती है और उसके लिए आपको किसी जिम की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपने घर में भी ट्रेडमिल रख सकते हैं, किसी बाग में जा सकते हैं, किसी पार्क में जा सकते हैं, किसी भी साफ जगह पर जा सकते हैं और 35 to 45 मिनट्स तक की आपने वॉक करनी है हफ्ते में 3 से 4 दिन कम अज़ कम, और इसको फिर आप ग्रेजुअली बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपको ऐसे लगता है कि आपका लाइफस्टाइल ऐसा नहीं था शुरू से कि आप वॉक करते हैं या आपकी बॉडी को आदत नहीं है, तो आप इसको 2 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। यानी 15 मिनट्स की आप सुबह के टाइम कर सकते हैं, 15 मिनट्स के लिए आप शाम के टाइम कर सकते हैं। और कितना तेज़ चलना है? इतना तेज़ चलना है कि आपका जो साँस है वो फूलने लगे और हार्ट रेट जो है वो तेज़ हो जाए। यानी जो नब्ज़ है, पल्स जो है वो तेज़ चलनी शुरू हो जाए, तो मीन्स कि आप एडिक्वेट या मुनासिब तरीके की वर्जिश कर रहे हैं। अगर आप जस्ट चहलकदमी कर रहे हैं तो वो उसका फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो बर्न नहीं करेगी उस तरह से कैलोरीज़। तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि किस तरीके से, किस वक़्त, कितनी, कहाँ पे आप एक्सरसाइज़ कर रहे हैं। तो ये थी जनाब आज की टॉक अबाउट रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़। और अगर आप इन 3 प्रिंसिपल्स को अच्छे तरीके से अपनी फ़ेवर में इस्तेमाल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जो शुगर है वो 1 से 2 महीने में रिवर्स हो जाएगी, या कम से कम आपकी जो दवाइयाँ हैं वो कम हो जाएँगी या उनसे बिल्कुल ही निजात मिल जाएगी आपको। तो अपना ख़्याल रखिए, अपने प्यारों का ख़्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।